नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर से। कल खबर आई कि मुख्तार अंसारी जो जेल में थे उनकी अचानक मौत हो गई। बताया गया कि तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक से वो तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। मुख्तार और अफजाल दोनों भाई पूर्वांचल की राजनीति में, यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से दबदबा भी बनाए हुए थे और लंबे समय से अलग अलग कारणों से उनका नाम था मुख्तार अंसारी। यानी कौन? मुख्तार अंसारी यानी माफिया डॉन, या फिर मुख्तार अंसारी मतलब गरीबों का दोस्त, मुख्तार अंसारी मतलब शेरे पूर्वांचल, या फिर मुख्तार अंसारी मतलब गैंगस्टर? इन सारे सवालों के बीच कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर होते रहते हैं, लेकिन कल जो हुआ है उससे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी सवाल निकले हैं। पहले अतीक की जिस तरह से पुलिस हिरासत में हत्या हुई थी और उसके बाद जिस तरह से 21 मार्च को मुख्तार अंसारी के वकील ने बाकायदा कोर्ट में सवाल उठाया था कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। अभी मुख्तार अंसारी के एक बेटे ने भी यह बात कही है कि उनको जहर दिया गया था और उसके बाद उस मामले की जांच हो सके, उसमें कुछ और हो सके, इसके पहले ही अचानक उनकी मौत हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। कानून सबके लिए बराबर है, अपराधी जो है उसको फांसी हो जाए, उम्र कैद हो जाए, कितनी भी सजा हो जाए वो एक अलग मामला है, लेकिन पुलिस हिरासत में या जेल में रहते हुए अगर उसकी दीगर वजहों से मौत होती है तो वो पूरे कानून व्यवस्था पे अपना एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे पीछे जाते हुए मुख्तार अंसारी के इतिहास को थोड़ा खंगालते हुए कुछ दूसरी और जरूरी बातें करने वाला हूं। मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। उनके दादा, जिनका नाम भी मुख्तार अंसारी था, उनको सब जानते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी में सबसे बड़ा फर्क यही था, अतीक बेहद गरीब घर से आया हुआ था, हाई स्कूल भी ठीक से पास नहीं था, बचपन से ही जराइम में पड़ गया था और उसके बाद अपराध करते करते आगे पहुंचा था। लेकिन मुख्तार अंसारी एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे। उनके जो दादा थे, मुख्तार अहमद अंसारी उनका नाम था, वो 1927 में कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। यानी आजादी की लड़ाई के वक्त कांग्रेस में उनको प्रेसिडेंट चुना गया था। डॉक्टर थे, ट्रेन डॉक्टर थे, विदेश में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी। वहां से लौटने के बाद भारतीय राजनीति में वो शामिल हुए, सबसे पहले मुस्लिम लीग में शामिल हुए। लेकिन 1920-21 के बीच में उनकी जो जिन्ना से थी वो तनातनी शुरू हो गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे जैसी किसी बात में भरोसा नहीं रखता हूं, और फिर वो कांग्रेस में चले आए और जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। जब बंटवारा हुआ भी तो पाकिस्तान जाने की जगह उन्होंने हिंदुस्तान में रहना तय किया। ये तो उनके बाबा थे। उनके जो नाना थे उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, उनको तो कौन नहीं जानता है। नौशेरा का शेर कहा जाता है उनको। एक शानदार जंग वहां पर लड़ी थी। झांगर नाम की एक जगह थी कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा पर, जिस पर जहां उनकी बटालियन हार गई थी, उसको फिर से क्लेम करने के लिए वो दोबारा वहां लड़ने गए और वहां पर लड़ते हुए अपनी जान दी। लेकिन झांगर को क्लेम कर लिया। उनके पास भी 1947 में ऑप्शन था कि जब बहुत सारे मुस्लिम आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उस्मान साहब भी पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान की सेना में ही रहे। और सिर्फ सेना में रहे नहीं, सेना की ओर से लड़ते हुए शहीद हुए और मरने के बाद उनको महावीर चक्र दिया गया था, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान और कांग्रेस के बड़े नेता मुख्तार अहमद अंसारी का ये जो एक का पोता और एक का नाती, एक दादा और एक नाना उनका लड़का था, उनके खानदान से था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के बाप भी ठीक ठाक नेता थे और बहुत शराफत की जिंदगी जीते हुए, पॉलिटिक्स करते हुए उनकी जिंदगी भी गुजरी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली के दरियागंज में जो किताबों की मार्केट है, वहां जो अंसारी रोड है वो मुख्तार के दादा के नाम पर है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अंसारी रोड रखा गया था। तो ये एक ऐसा परिवार है जहां लोग बेहद पढ़े लिखे थे। आप सोचिए, आजादी के पहले इंग्लैंड से पढ़ के आए थे उनके दादा ब्रिगेडियर उस्मान। आजादी के पहले आर्मी में इतने बड़े अफसर हुए थे, उसके बाद हिंदुस्तानी आर्मी के साथ लड़ते हुए मारे गए। कैसा खानदान रहा होगा। बताते हैं कि हामिद अंसारी भी इसी खानदान से हैं, हालांकि डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और बेहद पढ़े लिखे जहीन इंसान हैं हामिद अंसारी साहब, वो भी इसी खानदान से हैं। तो सवाल ये उठता है
कि इस खानदान में मुख्तार अंसारी कैसे पैदा हुआ। यानी सवाल यह उठता है कि ऐसे पढ़े लिखे इज्जतदार खानदान में पैदा होने के बाद भी मुख्तार अंसारी जरायम के पेशे में कैसे गए, कैसे मुख्तार अंसारी हथियार और बाकी सारा कुछ लेकर वहां के डॉन बनते हैं, जिसका परिवार गांधी को मानने वाला हो, जिसके दादा जिसके बाप गांधी को मानने वाले हों, उस परिवार का एक लड़का कैसे डॉन मुख्तार अंसारी बनता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पूर्वांचल की राजनीति जो जानता है उसको आसानी होगी। जो दौर था मुख्तार अंसारी के उभरने का, वो बाहुबलियों का दौर था। उनके बाप ने शराफत से पॉलिटिक्स की लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि गांधी का दौर धीरे 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 खत्म हो गया और पूरे पूर्वांचल पर माफियाओं का कब्जा हो गया था, जिसके बीच में सरवाइव करने के लिए बहुत सारे नौजवानों ने बंदूक उठाई और उनमें से एक मुख्तार अंसारी भी थे। दरअसल उस इलाके में दो गैंग उस समय काम कर रहे थे। एक गैंग था मखनू सिंह का और दूसरा गैंग था साहिब सिंह का। मखनू सिंह की गैंग में शामिल होते हैं मुख्तार अंसारी और साहिब सिंह की गैंग में शामिल होते हैं ब्रजेश सिंह। ये ब्रजेश सिंह का नाम अंडरलाइन करके रखिएगा, भाजपा के अब बड़े नेता हैं वो। ये दोनों लोग साथ साथ में राजनीति शुरू करते हैं, राजनीति नहीं, साथ साथ में माफिया ग्रुप से जुड़ते हैं। दो अलग अलग ग्रुप और दोनों हिंदुओं के ग्रुप हैं। पहला मखनू सिंह का ग्रुप मैंने आपको बताया, जिसमें मुख्तार अंसारी शामिल होते हैं। दूसरा साहिब सिंह का ग्रुप है, जिसमें ब्रजेश सिंह शामिल होते हैं। अब जाहिर है दो माफिया गैंग थे तो दोनों के बीच में राइवलरी चलनी ही थी, दोनों के बीच में अदावत चलनी ही थी। और असली मामला था सरकारी ठेका पट्टी का। सरकारी ठेका किसको कितना मिले, इसी बात पर सारी की सारी जंग थी। अगर किसी को याद होगा गोरखपुर का, तो एक जमाने में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच जो गैंगवार चलता था, ये वीरेंद्र शाही तो मारे गए, उनकी तो हत्या हो गई, लेकिन हरिशंकर तिवारी आज भी जिंदा हैं। कांग्रेस में रहे, भारतीय जनता पार्टी में गए, तमाम जगहों पे रहे तो वो आज भी जिंदा हैं। ब्रजेश सिंह भी जिंदा हैं। मुख्तार अंसारी मार दिए गए। तो ये माफिया का पूरा दौर था। अगर 80 और 90 का दौर देखें यूपी का, तो पूरा माफिया का दौर था। और मुख्तार अंसारी को शायद लगा कि अपने बाप दादा के रास्ते पर चलते हुए राजनीति करके वो सफल नहीं होंगे। यह भी कहा जाता है कि उनकी संपत्ति वगैरह को खतरा भी था, उनके परिवार को भी खतरा था, और उन सबको बचाने के लिए पढ़े लिखे अच्छे खासे ट्रेंड मुख्तार अंसारी ने गांधी का हथियार थामने की जगह, अहिंसा का हथियार थामने की जगह AK-47 थाम लिया। और उनका नाम चर्चा में तब आया जब भाजपा के बीजेपी से चुने हुए एक विधायक कृष्णानंद राय, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे उस इलाके से, मऊ से। कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई तो पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम चारों तरफ आया। पहली बार मुख्तार अंसारी को एक डॉन के रूप में स्वीकार किया गया। अब कृष्णानंद राय थे तो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनके ऊपर आशीर्वाद था। यह कहा जाता था कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया था, उनकी ताकत के दम पर वो चुनाव लड़े थे। और ये राइवलरी सीधे सीधे, मैंने पहले ही बताया है कि मखनू सिंह और साहिब सिंह के बीच में जो राइवलरी थी दो माफिया गैंग में, तो मखनू सिंह की तरफ मुख्तार अंसारी थे, साहिब सिंह की तरफ ब्रजेश थे, ये मैं बता चुका हूं। मखनू और साहिब की जब डेथ हुई, जब मौत हुई उम्र के साथ साथ, तो इन दोनों गैंग की जो लीडरशिप थी, मखनू वाले गैंग की लीडरशिप जाहिर तौर पे मुख्तार के पास आ गई और साहिब वाले गैंग की लीडरशिप आ गई ब्रजेश सिंह के पास। तो ये जो कृष्णानंद राय थे, ये जो चुने गए थे, MLA चुने गए थे मऊ से, इनकी हत्या हुई। ये एक शादी में गए थे जहां पर लोगों ने इनसे कहा कि पास में क्रिकेट मैच चल रहा है, चलिए वहां 5 मिनट रह के उसका उद्घाटन कर दीजिए। वो चले गए, अपनी सिक्योरिटी लेकर नहीं गए, हालांकि सिक्योरिटी का पहले से उनके ऊपर दबाव था कि आपकी हत्या का प्लान बन रहा है, मुख्तार अंसारी के घर कुछ नए शूटर्स देखे गए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा 5 मिनट की बात है, लौट के आता हूं। और जब क्रिकेट मैच का उद्घाटन करके वो लौट रहे थे, तभी उनके शरीर में AK-47 से सैकड़ों बुलेट्स उतार दी गई और कृष्णानंद राय की डेथ हो गई। यहां से मुख्तार अंसारी का जो जरायम का कैरियर है, वो कैरियर दूसरे लेवल पे पहुंच जाता है और एक माफिया डॉन के रूप में उसका नाम आता है। अब जाहिर है मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस हुआ। जो उनकी पत्नी थी, जो बाद में खुद MLA बनी,
वो गई अलका राय जी कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट गई, सीबीआई गई, जहां जहां जा सकती थी गई। और फाइनली जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उसके पहले ही जितने गवाह थे सारे के सारे गवाह पलट गए और जज ने कहा कि मुख्तार अंसारी को मुझे इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं है। इसी बीच में एक और बड़ा मर्डर हुआ, अवधेश राय का मर्डर। अवधेश राय को लोग भूल गए होंगे, अजय राय लोगों को याद होंगे। अजय राय 5 बार के एमएलए रहे हैं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी से, 2 बार समाजवादी पार्टी से, और अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 2 बार मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय। अजय राय के घर के सामने अवधेश राय जो उनके भाई थे और माफिया के रूप में उनकी पहचान थी, 1991 में 1991 में उनकी भी हत्या हुई थी। तो यह हत्या, इनकी तरफ से हत्या, उनकी तरफ से हत्या, इनको मारना उनको मारना, ये सब यूपी में चल रहा था। और मेरे बताने का मतलब यह है कि मुख्तार अंसारी अकेले नहीं थे, उनके साथ साथ और भी कई माफिया थे, जिनमें एक नाम लिया मैंने ब्रजेश राय का। अब ब्रजेश राय से जुड़ी हुई मैं एक कहानी आपको बताता हूं। 15 जुलाई 2001 की, 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी एक जगह है, उसरी चट्टी से मुख्तार अंसारी गुजर रहे थे और उनके काफिले पर हमला हुआ, गोलियां चली। ये जब गोलियां चली तो 3 लोग मारे गए, जिसमें से एक रामचंद्र नाम के उनके गार्ड भी थे। उनके गार्ड थे रामचंद्र, जिनको गोली लगी और वो मारे गए। मुख्तार अंसारी ने इसमें आरोप लगाया ब्रजेश सिंह के ऊपर। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जैसे मामला होता रहा, चलता रहा और 3 अप्रैल को, जो आने वाला 3 अप्रैल है, यानी तकरीबन 1 हफ्ते बाद इस केस की गवाही होनी थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को पेश होना था। एक तरफ मुख्तार अंसारी बदनाम भी हुए, सारी चीजें भी हुई, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के करीब गए, बड़े पॉलिटिशियन बन गए और सारा कुछ हो गया। उन्हीं ब्रजेश सिंह वाले केस में उनके खिलाफ मुख्तार अंसारी की गवाही होनी थी 3 अप्रैल को। उसके पहले ही आप जानते हैं 21 मार्च को यह खबर आई कि उनके वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट में बाकायदा कहा है कि इनको जहर दिया जा रहा है खाने में। और उसके बाद मामला आगे पीछे हुआ, बातें हुई, अभी बयानात आ रहे थे, बाकी सारी चीजें हो रही थी कि कल अचानक खबर आ गई कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई, यानी ब्रजेश सिंह के मामले में अब कोई गवाही नहीं होगी। अब क्या है, कैसे है, वो सब आप समझ सकते हैं। यह भी हो सकता है कि उनकी तबीयत वाकई खराब हो और हार्ट अटैक हो गया हो। यह भी शंका जताई जा रही है कि जहर के चलते मौत हुई हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मोसाद जो इजराइल का सबसे बड़ा संगठन है, उसने अपने एक दुश्मन की मौत की थी टूथपेस्ट में जहर मिलाकर। कोई सोच सकता है कि टूथपेस्ट में जहर मिलाया जा सकता है, लेकिन आजकल कहीं कुछ भी हो सकता है। मुख्तार अंसारी का एक और पक्ष है, उस इलाके में अगर कोई जाएगा तो उसको पता चलेगा कि गरीबों की मदद करने के लिए मुख्तार अंसारी को जाना जाता है। हम सब ने देखा है कि दंगे के जिस केस में उनको फंसाया गया, मऊ में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में दंगे रोकने के लिए वो निकले थे। वहां के लोगों का दावा है कि अपनी गाड़ी से दंगे रोकने के लिए वो निकले थे। लेकिन इन सब के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, घंटों बैठ के बातें की जा सकती हैं। मुख्तार अंसारी का काला सफेद चेहरा सब दिखाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। और अभी का मामला तो यह है, मुख्तार अंसारी राजभर लोगों की जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जिस पार्टी के मेंबर थे, आप जानते हैं, ये सब मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूं बताने, ये सब लोग बता चुके होंगे आपको या तमाम जगहों पे आप पढ़ चुके होंगे। बीएसपी में रहे, बीएसपी से निकले, इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, फिर बीएसपी में गए और फाइनली सुहेल देव पार्टी जो है, जो राजभर लोगों की पार्टी है, उसके मेंबर हैं और इनके बेटे उसी पार्टी से विधायक हैं। और वो पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। जब ये सब कुछ हुआ था तब ये कहा गया था कि शायद वो समर्थन के लिए राजी इसलिए हो गए हैं कि मुख्तार अंसारी का कुछ भला हो जाए, छूट जाए या कम से कम जेल में चैन से रहें वगैरह वगैरह। लेकिन यह सब नहीं हुआ और रमजान के महीने में एक बार फिर आपने देखा अतीक की डेथ हुई थी, अब आपने देखा अतीक की हत्या हुई थी, अब आपने देखा कि मुख्तार अंसारी की भी डेथ हो गई। कहानी का एक पक्ष यह है। कहानी का दूसरा पक्ष यह है कि उत्तर प्रदेश और देश भर में अकेले मुख्तार अंसारी या अतीक अंसारी या अफजाल अंसारी माफिया नहीं है। माफियाओं की लाइन है यहां पर। आप जिस इलाके में चले जाएं,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएं, बनारस में चले जाएं, माफियाओं की लाइन लगी हुई है। और इनमें से बहुत सारे माफियाओं के पिछले दिनों ही एक बंदे का आया, वो बंदूक वगैरह दिखाते हुए, उसकी पहले एक वीडियो आई छोटी सी, उसके बाद मालूम चला उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ब्रजेश सिंह का नाम मैंने लिया ही, जो मुख्तार अंसारी के साथ साथ ही डेवलप हुए थे। ऐसे कितने ही नाम आप ले सकते हैं। हरिशंकर तिवारी का मैंने नाम लिया है, जिनके ऊपर जाने कितने आरोप हैं। लेकिन जब उसमें सेलेक्टिव होकर एक मजहब के माफियाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, दूसरे मजहब के माफियाओं को पार्टी में शामिल करा के विधायक और एमपी बनाया जाएगा, तो सवाल तो उठेगा कि सरकार माफियाओं की सफाई चाहती है या कुछ और चाहती है। और सवाल यह भी उठेगा कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसमें एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ इंसान, जिसके दादा इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, जिसके बाप आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, जिसके नाना मामा सब आजादी की लड़ाई में शामिल रहे, वो जरायम के पेशे में कैसे आता है, वो कैसे आता है अपराध के पेशे में, और कैसे एक आदमी जो कुछ और बन सकता था वो डॉन बन जाता है, यह भी सवाल आएगा। और सबसे जरूरी सवाल यह आएगा कि जो हथियार आप अपनी रक्षा के लिए उठाते हैं, जो हथियार आप अपने दुश्मनों के लिए उठाते हैं, एक दिन आपको पता भी नहीं चलता कि वो हथियार आपको खत्म कर देता है। गांधी का रास्ता जो था वो शांति का रास्ता था, देखने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये जो हथियार का रास्ता है, यह हथियार का रास्ता चमकता तो बहुत है, तस्वीरें बहुत आ जाती हैं, शोर बहुत मचा देता है, बहुत सारे लोग आपके आगे पीछे कुछ डर से, कुछ लालच में घूमने लगते हैं। लेकिन जब आप पकड़े जाते हैं, जब दुश्मन मजबूत हो जाता है, तो आप अकेले पड़ जाते हैं, आपके साथ के लोग छोड़ के चल देते हैं, और उसके बाद आपका वो अंजाम होता है जो कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर के किसी बंदे का, उसके जानने वाले का वो अंजाम हो। तो कहना मैं ये चाहता हूं आखिर में कि हथियार सिर्फ सामने वाले को ही नहीं मारता, वो धीरे 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 आपको भी मारता चला जाता है। लड़ाइयों के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उनमें सबसे खराब तरीका होता है हथियार का तरीका। मुख्तार की जिंदगी से बहुत सारी चीजों के साथ आप ये भी सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत शुक्रिया।